जो है सराहना की है और किस तरीके का नौशहरा सुंदरबनी का दौरा रहा आज का? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुगल रोड खुलेगी तो इधर से अनंतनाग से मुगल रोड के द्वारा रजौरी पुंछ आना में आधा दिन लगता है। लेकिन अभी 6 दिन लगेंगे मेरे, 3 दिन पुंछ जाने में और 3 दिन वापस जाने में। तो मैंने सोचा इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा तो रजौरी पुंछ ऐसे ही रहेगा, तो इसलिए इधर से आया। और इधर से जब जम्मू से आए तो शुरुआत में ही नौशहरा आता। नौशहरा को मैं अपने बचपन से जानता हूँ। मेरे दोनों बहनोई यहाँ, एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था। जब मैं स्कूल में पढ़ता तब से मुझे ये याद है, सियोट की कैनाल जब बना रही तो मेरा फुफेरा भाई असिस्टेंट इंजीनियर था, बाद में वैसे ही रिटायर हुआ, अभी 85-86 साल। तो तब से मैं नौशहरा आता आया हूँ। फिर मास्टर बेली राम जी जब मंत्री थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो तब से यूथ कांग्रेस के ज़माना से आता हूँ। तो इसलिए नौशहरा और कालाकोट ये एरिया मेरे बचपन से जाने पहचाने हैं और एक स्पेशल प्यार इन एरिया के लिए रहा है। और केंद्रीय मंत्री जब मैं बना 1982 में इंदिरा जी की गवर्नमेंट में, तो मैंने पहला दौरा जम्मू कश्मीर का नौशहरा से शुरू किया था, 5 दिन का रजौरी पुंछ का। ये सब लोग थे उसमें, मियाँ बशीर साहब थे, गिरधारी लाल डोगरा साहब थे, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब थे, और मास्टर बेली राम जी तो थे ही। और मास्टर बेली राम जी ने पब्लिक मीटिंग के बाद खाना रखा था, उसमें जोक में बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ के लोगों से बहुत मुझे भी प्यार है और यहाँ के लोगों को हमसे भी बहुत प्यार है। यही कारण है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो जो चीज़ें नौशहरा के लोगों ने मुझसे मांगी, चाहे डिग्री कॉलेज मांगा तो डिग्री कॉलेज दिया, हॉस्पिटल मांगा तो हॉस्पिटल दिया, ब्रिज मांगा तो ब्रिज दिया, सड़कें मांगी तो सड़कें दिए, IIT बताया तो वो दिया। जो चीज़ उन्होंने मांगी वो दी। कुछ आधी भी रह गई और अभी तक पूरी नहीं हुई बिल्डिंग बनाने में। एक चीज़ मुझसे छूट गई, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बनाना, तो देखेंगे आइंदा मौका मिलेगा कभी। तो किस तरह से देखते हैं रजौरी अनंतनाग सीट को? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल ये सुनने में आ रहा था रजौरी में कोई रूमर्स था। हाँ, रिवर्स पे कोई, मैं देखो, मेरी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। मेरा नाम भी आज़ाद, मेरी सोच भी आज़ाद। न ये लेफ्ट है न राइट है, सेंटर है। इसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर सब एक है। तो मैं इन सब की सोच से भिन्न हूँ, अलग हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो सब धर्मों के बारे में सोचता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो सब समुदाय के बारे में सोचता हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो जो भी अल्लाह ने, भगवान ने लोग पैदा किए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मैं न दाएं जा सकता न मैं बाएं जा सकता, मैं लोगों के साथ। इलेक्शन रेफर करने की बात की जा रही है। हमने भी मांगा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये सड़क खुलती है मई में, और आज यहाँ आने के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में 3 दिन लगते हैं और 2 रातें लगती हैं। ये कैसी का संभव? हाँ, कोई हेलीकॉप्टर से आए तो उनको दूसरी बात है, लेकिन आज बरसात में हेलीकॉप्टर में पिछले 3 दिनों से वो भी नहीं उड़ सकता था। तो इसलिए हमने कहा था जब तक सड़क नहीं खुलेगी, मई में खुलती है, तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी रजौरी पुंछ पब्लिक मीटिंग करके वापस जा सकता था श्रीनगर अनंतनाग पब्लिक मीटिंग करके यहाँ आ सकता। अब यहाँ जब 7 दिन के लिए आना हो तो यहाँ सब डॉग बंगलो तो अधिकतर इलेक्शन कमीशन वाले बैठे हैं, तो लीडर बैठेगा कहाँ? उसकी सिक्योरिटी बैठेगी कहाँ? तो कम से कम अगर ये रास्ता होता तो आप वापस हेडक्वार्टर पे, स्टेट हेडक्वार्टर पे पहुँचते, अपने अपने घर जाते, सिक्योरिटी वाले भी, लीडर भी, दिन में यहाँ कंपेन करके। लेकिन वो नहीं है। तो इसमें लीडरों को भी तकलीफ और वोटरों को भी तकलीफ। और मार्च अप्रैल में तो वैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना नहीं चाहिए। सबको मालूम है
कि हमारे जो बरसात, दो किस्म की बरसातें होती है, एक जुलाई अगस्त में और दूसरी मार्च अप्रैल में। और पहाड़ी इलाकों में पीर पंजाल हो, चिनाब वैली हो और कश्मीर में, इसमें तो मार्च अप्रैल फ्लडों का सीज़न होता है, कंपेनी नहीं हो पाती। 12-14 दिन होते हैं, उसमें 6-7 दिन बारिश होती है, बाकी 6 दिन में कैसे करोगे? 5-5 डिस्ट्रिक्ट हैं के कॉन्स्टिट्यूंसी में। हिंदुस्तान में यूपी में 5 हैं और किसी में 4 हैं, 6 हैं एक विधानसभा में। 500 क्या कहते हैं मील की एक है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी एक पार्लियामेंट 20-20 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की है, तो एक स्टेट के बराबर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यूपी के 6 लोकसभा के बराबर जितनी है एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो दिक्कत तो है। और वही 10 दिन है, 15 दिन है। तो यहाँ बैठ के जो समझते हैं, दिखते हैं, वो दिल्ली में बैठ के पता नहीं चलता है। आजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी वाले इस स्टेट के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उमर अब्दुल्ला साहब हमारी स्टेट के पहले मंत्री थे जो बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री थे। अब उसके बाद मैं तो मंत्री नहीं बना बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं तो एमपी भी नहीं बना, मेरा तो अलायंस भी नहीं हुआ। वो तो मंत्री रह के आए हैं, 4-5 साल मंत्री रह के आए हैं, और खुद भी बोलते हैं कि मुझे बड़ा गौरव है बीजेपी की मंत्री। तो गौरव उस पर भी है और गालियाँ भी है। हम किसी को गालियाँ नहीं देते हैं और गौरव भी किसी पर नहीं करते हैं। सर, पीएम का एक बयान है मंगलसूत्र वाला, उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशल समुदाय को टारगेट। देखो, मैं कई बार पब्लिक मीटिंग में कह चुका हूँ, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई भी हो, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो या सेंटर वाली, मैं इस चीज़ में खिलाफ हूँ कि इलेक्शन में हमको रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, हमको डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगना चाहिए। और स्टेट के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, हमें सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए, धर्म को, हर जातियों को, और वोट डेवलपमेंट के नाम पे। मेरी समझ में नहीं आती, बीजेपी ने बहुत सारी डेवलपमेंट की काम किए हैं, उनके बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये उधर उधर क्यों बोलते हैं? अगर वो डेवलपमेंट पर भी बात करते तो भी लोग यकीन करते, क्योंकि डेवलपमेंट को मानने वाले भी इस देश में बहुत हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। 35 और 370 टूटने के बाद आजाद साहब काफ़ी स्थितियां बदली हैं। लोग जो अमीर लोग थे इन दोनों का विरोध किया था, ये हटनी नहीं चाहिए, और आज भी विरोध करता। और 35A से, और मैं उन्हें पार्लियामेंट में जब बताया तो बहुत सारे लोगों को, J&K के पॉलिटिशियनों को पहली दफ़ा मालूम हुआ कि ये 35A किसने बताया। 35A महाराजा हरि सिंह ने बनाया था 1925 में, पहला ऑर्डर निकाला, दूसरा ऑर्डर 1927 में, और आखिरी कानून उन्होंने बनाया 1930 में। उसका नाम 35A नहीं था, उसका 35 वो था स्टेट सब्जेक्ट। उससे पहले डर था यहाँ लोगों को कि बाहर के लोग आएंगे। उस वक्त हिंदुस्तान एक था कि लाहौर के लोग आएंगे। लाहौर में 3 कम्युनिटीज़ रहती थी, पंजाबी मुसलमान और पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख, और तीनों बड़े अमीर थे और तीनों बहुत पढ़े लिखे थे। तो यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने महाराजा को बताया कि पंजाब के हिंदू मुसलमान सिख जम्मू कश्मीर को ख़रीद लेंगे, या यहाँ ज़मीन खरीदेंगे या नौकरियाँ करेंगे, हम सब भिखारी बन जाएंगे। तो इसलिए महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, और वो स्टेट सब्जेक्ट ही कानून था कि जो सब्जेक्ट जिसके पास नहीं होगा, न नौकरी करेगा यहाँ और न ज़मीन खरीदेगा और बेचेगा। तो मैंने कहा कि अब वो ख़त्म किया, अब हमारी छोटी सी ज़मीन है तो ये सब बाहर वाले खरीदेंगे। और इसका भी शायद बीजेपी ने सोचा होगा कि बाहर वाले ज़मीन कश्मीर में खरीदेंगे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए था कि 35 साल से जम्मू का कोई मुसलमान, जम्मू का कोई हिंदू
कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से मकान नहीं खरीदता। कश्मीर आधा पूरा जम्मू आ गया मिलिटेंसी के बाद अपने जान बचाने के लिए, आपको मालूम है। तो बाहर से वाला कहाँ आएगा, ना नौकरी के लिए आएगा न ज़मीन के लिए, तो सारी मुसीबत जम्मू वालों को पड़ गई। सर आजाद साहब, एक आखिरी मिला वो तो खुश होने चाहिए, उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या होनी चाहिए। सर बीजेपी इस सीट से नहीं लड़ रही है इलेक्शन, तो क्या कहना है आपका इसके? हैं? बीजेपी इस इलेक्शन पे contest- पूछे मुझसे कैसे पूछे, मुझे ना मिला कोई और न किसी को पूछ पाया। सर क्या मुद्दे रहेंगे आपके, आप इलेक्शन में उतरे हैं? मेरा मैनिफेस्टो सिंपल है। देखो, मैनिफेस्टो बुनियादी तौर पर विधानसभा के लिए होती है, जहां हम चीफ मिनिस्ट्री और हुकूमत बनाने का दावा करते हैं। या हमारी जैसी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं सरकार बनाऊंगा। हमारे मुद्दे जो छोटी पार्टियां हैं, 1-2 MP 3-4 MP वाले, वो कह सकते हैं कि हम किस तरह से अपने लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे, उनके मुद्दे कैसे उठाएंगे। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां भी देखी है कि वो MP तो बनते हैं, लेकिन एक दफ़ा भी आवाज़ पार्लियामेंट नहीं उठाते हैं। मेरे पास तजुर्बा है कि हमारे जब 35A लिया और ये क्या कहते हैं इसको, स्टेटहुड ली, ना आर पे किसी पार वाले NC ने कोई बात की, नहीं बाहर वाले किसी ने बात की, मैं अकेला था जिसने बात की। तो उसका मतलब है कि संख्या ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती, एक आदमी भी पार्लियामेंट को हिला सकता। क्या हर बार जम्मू कश्मीर के अंदर से चुनी हुई सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। 14 में पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हुआ था, विधानसभा भी हुआ था। अभी 14 का पार्लियामेंट दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा 14, 19 और ये तीसरे, और हम 14 से अभी एक इलेक्शन भी नहीं हुआ लोकसभा का। इसलिए अगर विकास करना है, स्टेट का डेवलपमेंट करना है नीचे ज़मीन तक, पार्लियामेंट में तो आप आवाज़ उठाएंगे, लेकिन विधानसभा में तो हम काम करेगा। MLA गांव में घूमेगा, मिनिस्टर गांव में घूमेगा, लोग मंत्री के पास जाएंगे, हमें सड़क दे दो, हमें स्कूल दे दो, हमें टीचर दे दो, उस्ताद दे दो। लिहाजा विधानसभा कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सिर्फ पार्लियामेंट की स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कर दी है, एक छोटी छोटी चीज़ों की नहीं बात कर सकते, लेकिन विधानसभा में आप छोटी छोटी चीज़ों की बात करा सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी मनवा सकते हैं। अच्छा सर, कि वो पार्टी के अध्यक्ष है, जो उसको पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ होगा या उनकी पार्टी ने निर्णय लिया होगा, वो जाने। मैं किसी पार्टी लीडर के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं उनके कहने पर टिप्पणी करता हूँ। सब अपने समर्थकों को, मैं लीडरों अपने समर्थकों को कहता हूँ कि जो भी मेरी दल में है, हिंदू हो मुसलमान हो, पहली दफ़ा मैंने कहा कि जात और धर्म के बग़ैर, जात और धर्म अपने दिल में है। मंदिर वाले मंदिर में पूजा जितनी दफ़ा करो, मस्जिद वाले मस्जिद में करो, गुरुद्वारे में गुरुद्वारा, लेकिन जब इंसाफ बांटना होगा उस वक़्त धर्म और जाति के नाम पे इंसाफ नहीं करना। ये तो मेरे अपने लोगों के लिए। और जनता के लिए मेरा निवेदन है कि अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वे विकास चाहते हैं, हमारी पार्टी को वोट दें। अगर पार्लियामेंट में वो चाहते हैं मेरी तरह गरजें, जब सब सो जाएं और हम जगाते थे उनको, तो हमारा प्रतिनिधि, इसलिए मैंने वकील चुना है जो वहाँ भी वकालत करे, क्योंकि वकील अगर हो तो अच्छी तरह से शुरू में ही कर सकता। हमें तो समय लगा सीखने के लिए, इस तरह की आवाज़ बनाने के लिए, तो लेकिन ये जो वकील होता है वो पैदाइशी स्पीकर होता है। वो मैं समझता हूँ कि मेरे बाद अगर पार्लियामेंट में कोई अच्छी प्रतिनिधि बन सकता है तो हमारे वकील साहब परे साहब बन सकते हैं। थैंक यू।